स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री। ये पोयम गिव पटेल के द्वारा लिखी गई है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अपने पोएट के बारे में और पोयम के बारे में। गिव पटेल 18 अगस्त 1940 टिल प्रेजेंट, मतलब ये आज भी हैं। 1940 में पैदाइश हुई थी 18 अगस्त में। वॉज बॉर्न इन बॉम्बे नाउ मुंबई, बॉम्बे में पैदा हुए थे जिसको कि अब मुंबई कहा जाता है। ही इज़ एन इंडियन पोएट, ये एक भारतीय कवि हैं। प्ले राइट यानी जो नाटक लिखता है उसको कहा जाता है। पेंटर यानी जो चित्र बनाता है उसको। एज वेल एज अ फिजिशियन, एक फिजिशियन यानी कि एक चिकित्सक भी हैं। सोचो एक ही व्यक्ति है और कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एंड ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? सेंट जेवियर हाई स्कूल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज से हुई है, मुंबई में ही। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर ही हैड इनिशियली वर्कड इन अ गवर्नमेंट जॉब इन हिज नेटिव विलेज ऑफ नारगोल इन साउदर्न गुजरात। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने शुरुआत में साउदर्न गुजरात में, जो कि इनका अपना वो पैतृक गांव है, वहाँ पे इन्होंने काम किया है। वहाँ पे काम की शुरुआत की, सरकारी नौकरी की थी वहाँ पे। ही देन कंटिन्यूड हिज वर्क एज अ जनरल प्रैक्टिशनर इन मुंबई अंटिल हिज रिटायरमेंट इन 2005। देखिए यहाँ पे नेटिव वो होता है, नेटिव वो होता है जो पैतृक गांव होता है, मतलब माता पिता सबको जो यहाँ पे बसा हुआ, तो उसके लिए। फिर उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू किया मतलब आगे वर्क एज अ जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे इन्होंने काम किया मुंबई के अंदर, जब तक कि इनका रिटायरमेंट नहीं हो गया। तब तक सेवानिवृत्ति कहते हैं ना इसको। तो रिटायरमेंट तक 2005 में काम किया। ही रिसाइड्स इन मुंबई एंड इज फुली इंगेज्ड इन द आर्ट फील्ड। तो अब क्या हुआ, वो मुंबई में रहते हैं और पूरी तौर पे कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट फील्ड से। He belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement, which is involved in an effort to protect the environment. तो ये उन लेखकों के ग्रुप से यानी कि समूह से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने आप को सब्सक्राइब किया, मतलब सदस्यता ली थी ग्रीन मूवमेंट के लिए, यानी हरित क्रांति के लिए, कि एक कोशिश की जाएगी प्रोटेक्ट करने का इन्वायरमेंट को। हिज पोयम स्पीक ऑफ डीप कंसर्न फॉर नेचर एंड एक्सपोज ह्यूमन क्रुएल्टी टू इट। इनकी जो कविताएं हैं वो क्या करती हैं, वो प्राकृतिक के लिए गहरी चिंता दिखाती हैं, डीप कंसर्न, गहरी चिंता, और उजागर करती हैं किसको, ह्यूमन क्रुएल्टी को, कि इंसान कितना क्रूर है, मानव कितना क्रूर है। हिज नोटेबल पोयम इंक्लूड, अब इनकी जो उल्लेखनीय कविताएं हैं नोटेबल, वो कौन कौन सी हैं? हाउ डू यू विथस्टैंड 1966 में, बॉडी 1976, मिररिंग 1991 एंड ऑन किलिंग अ ट्री। ही हैज ऑल्सो रिटन 3 प्लेस। प्लेस क्या होता है भाई? प्लेस यहाँ पे आपका ये नाटक होता है। तो नाटक भी इन्होंने 3 लिखा हुआ है, जिसमें है टाइटल प्रिंसेस, सावास्का एंड मिस्टर बैरम। ये सब जो है 3 नाटक भी इन्होंने लिख रखे हैं। पटेल हैज पेंटेड अ सीरीज बेस्ड ऑन दीज व्यूज ऑफ द वेल जो कुआं होता है, टाइटल लुकिंग इनटू द वेल, तो टाइटल है उसका लुकिंग इनटू अ वेल। तो एक सीरीज बनाई है पेंटिंग की उन्होंने। वाइल दीज आर पेंटिंग ऑफ नेचर, जबकि ये पेंटिंग्स हैं प्रकृति की। द एक्ट ऑफ लुकिंग एट नेचर अपीयर टू पटेल लाइक पियरिंग इनटू हिज ओन माइंड। तो प्रकृति को देखने का काम पटेल को अपने मन में झांकने जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं नेचर में नहीं, खुद में जो है कि पियर कर रहा हूं, झांक रहा हूं, इनटू हिज ओन माइंड। The poem is a graphic nature of man's cruelty toward the tree which symbolizes the nature. अब ये जो पोयम है यानी ये जो कविता है
ये क्या दिखाता है? ग्राफिक पिक्चर है इंसान की क्रूरता का पेड़ के प्रति, और जो दिखा रहा है सिंबलाइज करता है नेचर को, यानी पेड़ मतलब नेचर। ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट इट इज अ क्राइम किलिंग अ ट्री। और ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पेड़ को काटना जुर्म है। द पोएम ऑल्सो इलस्ट्रेट द करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रीज। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है कि क्रूरता दिखा रहे हैं, बल्कि पेड़ की तरफ से भी ये दिखा रहे हैं कि साहस और ताकत भी दिखाई देता है इस पोयम में, है ना, कि पेड़ के अंदर क्या ताकत है और साहस है। थ्रू विच इट टीचेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। तो पेड़ के अंदर साहस है, ताकत है, कि देखोगे कि तुम एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ उसको कट नहीं कर सकती कि बस एक बार में चाहो कट गया पेड़। तो वो हमको ये दिखाता है कि हम लोगों को ताकतवर और मजबूत होना चाहिए। इट हैज़ बीन रिटन इन 5 वर्ड्स, और 5 वर्ष में इसको लिखा गया है। वर्ष छंद बोलते हैं हिंदी में। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। बहुत सारा टाइम लगता है एक पेड़ को मारने में। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। जैब किसको बोलते हैं? एक सडन रफ ब्लो को बोलते हैं, सडन रफ ब्लो को। ऐसा नहीं है कि बस एक झटके में एक बार मार दिया और ये पेड़ कट गया, एक ऐसे ही रफली मारा और पेड़ कट गया। तो ऐसे नहीं कटता है पेड़, इसमें बहुत सारा वक्त लगता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज़ ग्रोन, यानी ये बढ़ा है स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूम करते हुए अर्थ को। राइजिंग आउट ऑफ इट, यानी धरती से निकला है, फीड हुआ है किसके ऊपर? क्रस्ट के ऊपर। वहाँ से इसने एब्जॉर्ब किया, यानी क्या लिया है? ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक इसने सनलाइट लिया, हवा लिया, पानी लिया। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट। लेप्रस हाइट का मतलब होता है आपका डिसकलर्ड बार्क। देखो लेप्रोसी में होता क्या है ना, जगह जगह पे पैचेस पड़ जाते हैं। हाइड का मतलब होता है आपका स्किन। तो जगह जगह पे जो है पैचेस पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे इसकी खाल ब्राउन होती है, डार्क ब्राउन होती है, लाइट ब्राउन होती है। तो ये जो है कि धीरे धीरे अर्थ के क्रस्ट से सब कुछ लेता है और धीरे धीरे सालों तक हवा पानी सब कुछ पाने के बाद बढ़ता है, और फिर इसका तना बनता है जिसमें से क्या निकलती हैं? पत्तियां निकलती हैं। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट। अब हैक एंड चॉप का मतलब होता है कट करना रफली, हैवी ब्लोज मारना कुल्हाड़ी के। तो यहाँ पे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से हैवी ब्लोज मारा, काट दिया। तो बोल रहा है कि ये भी अकेले नहीं कर पाएगा, हैवी ब्लोज के साथ आप मारोगे तो ये भी पेड़ को पूरी तरह नहीं मार पाएगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। यानी कि जो उसकी खाल है, जो आपने पेड़ को काट दिया, तो वो ब्लीड करेगा। ब्लीड करेगा, यहाँ पे लिक्विड निकलता है पेड़ में से जिसको सैप कहते हैं। तो ये भी खून की तरह ब्लीडिंग यूज किया गया इसके लिए। तो पेड़ ब्लीड करेगा मतलब उसमें से सैप निकलेगा, वो रस निकलता है, लिक्विड, थोड़ा सा वो जेली टाइप होता है। तो ये जो ब्लीडिंग होगी बार्क में से विल हील, ये इसको फिर से ठीक कर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के क्लोज से विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, और जो है घुमावदार हरे हरे ट्विग्स निकल जाएंगे, यहाँ से ट्विग निकलेगा। मिनिएचर बोस, छोटे छोटे, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे, बोस ब्रांचेस निकलेंगे। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और ये जो ट्विग्स निकल रहे हैं, फुनगी निकल रही है, अगर आपने इसको चेक नहीं किया, इसको नहीं काटा, इसको नहीं खत्म किया, तो ये फिर पूरा मैच्योर साइज में हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा फॉर्मर साइज में, यानी पेड़ जितना बड़ा था फिर से उतना बड़ा हो जाएगा। अब देखो, इससे पहले 2 में ये पोएट कह रहा था कि क्या क्या करने से पेड़ नहीं मरेगा। अब यहाँ पे वो उपाय भी बता रहा है कि कैसे पेड़ मरेगा। नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, यानी क्या करना क्या पड़ेगा कि जड़ से इसको अंदर से उखाड़ना पड़ेगा, इसकी जड़ों से। रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ का मतलब ये है, एंकर क्या होता है? जो सहारा देता है।
तो यहाँ पे एंकरिंग अर्थ का मतलब है कि जो पेड़ वगैरह होते हैं वो सिक्योरली, उनकी जड़ें बिल्कुल पृथ्वी के अंदर फैली हुई रहती हैं, पृथ्वी जो है उनकी जड़ों को पकड़े रहता है और वो स्थिर खड़ी रहती हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो एंकरिंग अर्थ है, जो सहारा दे रहा है अर्थ, उसमें से पूरी जड़ों को निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, रस्सी बांधना पड़ेगा, टाई करना पड़ेगा, एंड पुल्ड आउट, और खींचना पड़ेगा, स्नैप्ड आउट, और पुल्ड आउट इंटायरली, या पूरी तरह से इसको इंटायरली उखाड़ना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव का मतलब है गुफा से बन जाती है ना, यहाँ पे पेड़ के जो है कि वो दरख्त वगैरह जो है, नीचे का जो पोर्शन है, जड़े वगैरह, ये पूरा इसमें समाई हुई है। तो ये जो अर्थ का केव है ना, ये ऐसा कैविटी बन गया ना यहाँ पे, तो ये अर्थ का जो केव है, इसमें से आउट फ्रॉम द अर्थ केव, इसमें से निकालना पड़ेगा पूरी तौर पे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री एक्सपोज्ड, और जो स्ट्रेंथ, ताकत है पेड़ की, वो जो है अब उजागर होती है। द सोर्स, जो कि मेन स्रोत है, सोर्स है, यानी कि उसकी जड़ें जो वाइड एंड वेट हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव यही पार्ट है जो कि हिडन रहता है, हमसे छुपा हुआ रहता है। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, कई सालों से अंदर तक, यानी पेड़ की जो जड़ें हैं वही सबसे सेंसिटिव हैं, वही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उनके अंदर, वही सोर्स है जिससे पेड़ दोबारा फिर से खड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, पूरी तौर पे पूरे पेड़ को ही उखाड़ना होगा, उसकी जड़ें भी जो है अर्थ से बाहर आ जाएं। तो ये उपाय अपनाएंगे हम क्या करने के लिए, एक पेड़ को मारने के लिए। इस तरीके से एक पेड़ को मारा जा सकता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, अब मामला आएगा किस चीज का, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब कि पेड़ सूखेगा आफ्टर बीइंग अपरूटेड, जब ये अब जड़ों के साथ बाहर निकाला जा चुका है तो अब क्या करेगा, पेड़ सूखेगा। इन सन एंड एयर, सूरज की रोशनी में, धूप में और हवा में। ब्राउनिंग हार्डनिंग, यानी अब भूरा होता जाएगा, जो हरी शाखाएं हैं वो भी भूरी होती चली जाएंगी, और अब ये हार्ड होता जाएगा, कठोर होता जाएगा। जब हरे पेड़ को आप देखते हो, उसमें से शाखाएं तोड़ोगे तो देखोगे कि कैसी उसमें लपक होती है, टूटती नहीं है, लेकिन अब ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ट्विस्टिंग, यानी कि मरोड़ आ जाएगी इसमें, और विदरिंग, यानी कि मुरझा जाएगा। एंड देन इट इज डन, और हाँ अब फाइनली पेड़ मर गया है, मतलब इस तरीके से ये पेड़ अब मर जाएगा। तो इसमें कवि यही चीज बता रहा है, क्रुएल्टी को दर्शा रहा है कि एक पेड़ को मारने के लिए कितना क्रूर तरीके से आपको करना होगा, कि जड़ों के साथ उसको उखाड़ना होगा, फेंकना होगा। तो ये चीज दिखा रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे इसके अंदर ताकत रहती है कि एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ जो है कि इसको किल नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल यही है जो पोएट अपने इस पोयम में कहना चाहता है। और हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, और खास तौर से कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो लगा सके। और घर में अगर वैसा स्पेस नहीं है तो भी गमले का यूज़ करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत ग्रीनरी हर घर में होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।